RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें और अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। यदि आपको इस वीडियो में या अन्य किसी टॉपिक में समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे अगली वीडियो में उसका समाधान करने की कोशिश की जा सके। कक्षा 10 के लिए हम लगातार पहला चैप्टर लेकर आए हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि प्रथम अध्याय है रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। और उसमें हमने आपको पिछली वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण की परिभाषा बता दी थी, जिसमें आपको संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरणों के बारे में भी बताया गया था। तो आइए अब हम लेकर चलते हैं इसी चैप्टर का जस्ट आगे का टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहा जाता है, इनके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण भी दीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। तो देखिए, पहले हम उनको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके बताया जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं को इस आधार पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें सबसे पहले हम क्रिया विधि के आधार पर अभिक्रियाओं को लेकर चल सकते हैं। अब इनके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं पहले हम केवल पार्ट को लेकर चलेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन हम उसके बाद करेंगे। तो क्रिया विधि के आधार पर विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं आपकी हो सकती हैं, जैसे कि एक हो सकता है आपका योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया को ही संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। विस्तार पूर्वक वर्णन हम बाद में करेंगे, यहाँ पर केवल हम इनके प्रकार आपको बता रहे हैं। तो पहले प्रकार की अभिक्रिया जो क्रिया विधि के आधार पर है, उसका पहला प्रकार होता है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार हो सकता है इसका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक प्रकार हो सकता है इसका वियोजन एवं अपघटन अभिक्रिया। वियोजन हो या फिर इसी को अपघटन भी कह देते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। एक हो सकता है आपका डी प्रकार, जिसको हम कह सकते हैं, वो हो सकता है उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से जो क्रिया विधि के आधार पर अभिक्रियाएं हैं वो चार प्रकार की हुई। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अभिक्रिया किसे कहती है, इनके विभिन्न प्रकार लिखिए, तो आप विभिन्न प्रकारों में ये लिखेंगे, न कि ये 4-5 जो दिए हुए हैं, इनको नहीं, बल्कि ये मुख्य प्रकार ये हैं। ये मैं केवल आपको समझाने के अनुसार 5 आधार ले रहा हूं। तो ये 4 प्रकार के आधार हुए क्रिया विधि के आधार पर। इसी प्रकार से अब अगर उष्मा परिवर्तन के आधार पर देखें, तो उष्मा परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार की अभिक्रिया हो सकती हैं। एक तो हो सकती है आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया, और एक हो सकती है उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया एक ये प्रकार हो गया। इसी प्रकार से अगर हम दिशा के आधार पर बात करें, तो दिशा के आधार पर 2 प्रकार की अभिक्रिया हो सकती हैं। एक तो हो सकती है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और एक हो सकती है आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इस प्रकार से अगर हम गति या वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को लेकर चलें, तो वो मंद अभिक्रिया हो सकती है या फिर तीव्र अभिक्रिया हो सकती है। फिर अगर हम विशेष अभिक्रियाओं में लेकर चलें, वैसे ये अभिक्रियाएं आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो विशेष अभिक्रियाओं में 2 प्रकार की अभिक्रिया आपकी होती है। एक होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक होती है आपकी अपचयन अभिक्रिया। तो ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में दी हुई हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं, अब इनको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक लेकर चलेंगे। लेकिन एक बार इसी का रिवाइज कर लें। अभिक्रियाओं के प्रकार 5 प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं क्रिया विधि के आधार पर, जिनमें हम योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन और अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा उष्मा परिवर्तन के आधार पर, इसमें हम उष्मा शोषी उष्मा अक्षेपी को पढ़ेंगे। दिशा के आधार पर हमारी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया होगी। गति या वेग के आधार पर हम मंद या तीव्र अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे।
और विशेष अभिक्रियाओं में हम ऑक्सीकरण, अपचयन और एक नाम और आ जाएगा आगे, रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ेंगे। तो अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। आप एक नजर इस पर भी मार लीजिए, देख लीजिए कि क्या क्या प्रकार दिए गए हैं और किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया है। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों को एक एक करके लेकर चलते हैं, विस्तार पूर्वक इनकी व्याख्या करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लेकर चले हैं गति या वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर दें कि गति या वेग, जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि गति, जब वस्तु अपना स्थान बदल लेती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली जाती है, तो उसके द्वारा एकांक समय में जो तय की गई दूरी या विस्थापन होता है, उसी के अनुसार हम वेग या चाल का निर्धारण करते हैं और वो वस्तु गति में मानी जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि अभिक्रिया एक स्थान पर हम करा रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो होती होती दूसरे स्थान पर चली जाए। एक पदार्थ को, हम कागज को जला रहे हैं, अब कागज जलता हुआ ऐसा तो नहीं कि अपने आप दूसरे स्थान पर चला जाएगा, वो कुछ दूरी या कुछ विस्थापन तय कर लेगा। इसलिए यहां पर वेग का जो अर्थ, वो अभिकारक यानी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलने में लगने वाले समय को कहा जाता है। यानी अगर हम कागज को जला रहे हैं, मान के चलिए हमारा एक कागज है इतना बड़ा, उसको हम जला रहे हैं, तो यहां से दूसरे छोर तक जलने में कागज को जितना समय लगता है, उस समय के आधार को ही हम अभिक्रिया की गति या वेग कहते हैं। तो यहाँ पर वेग और गति के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक मंद अभिक्रिया होती है और एक तीव्र अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहा हूं कि एग्जाम में अगर केवल मंद अभिक्रिया पूछी जाए तो आप इसके पॉइंट लिख दीजिए, तीव्र पूछा जाए तो इसके पॉइंट लिख दीजिए, और हो सकता है एग्जाम में आपसे इनके बीच में अंतर ही पूछ लिया जाए। तो स्पेशली जब आप लोगों से अंतर पूछा जाता है तो आप उनकी परिभाषा तो लिख ही दीजिए, बाकी दूसरे पॉइंट भी हम उनको आपके सामने उनको बताते रहेंगे, लेकर चलते रहेंगे। तो मंद अभिक्रियाएं जैसे नाम से ही है, मंदा धीमा, जो अभिक्रियाएं धीमी गति से होती हैं, तो ये धीमी गति से होती हैं, धीमी गति से होती हैं। जाहिर सी बात है दूसरे वाली कैसी हो जाएंगी, ये तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाएं हैं। यहां पर नंबर 2 पॉइंट में अगर हम लेकर चलें तो जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, इनके पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। इसमें तो लगेगा बहुत अधिक समय, जबकि जो तीव्र अभिक्रियाएं होंगी उनमें क्या लगेगा, बहुत कम समय लगता है। तो इसके साथ मैं केवल एक तरफ के अंतर लिखता हुआ चल रहा हूं, दूसरे की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में बहुत, यहां पर अधिक समय लग जाता है, यहां पे बहुत कम समय लगता है। तीसरा पॉइंट लेकर चलते हैं कि जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं वो सामान्यतः अणुओं के बीच होती हैं, अणुओं के मध्य होती हैं, अणुओं के मध्य होती हैं। यहां पर ये फर्क हो जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट आप लोग स्वयं लिख लेंगे, मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं तीर का। ये अभिक्रियाएं किसके बीच होती हैं, आयनों की। ये अभिक्रियाएं आयनों के मध्य होती हैं, आयनों के मध्य होती हैं, इस प्रकार से। तो मंद अभिक्रियाएं अणुओं के बीच होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं आयनों के बीच होती हैं। ये अभिक्रियाएं अगर हम मंद की बात करें तो मिलाने के, अभिकारकों को मिलाने के कुछ समय बाद पूरी होती हैं। ये चौथा पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं, ये अभिकारकों को मिलाने के, अभिकारकों को मिलाने के कुछ समय बाद, कुछ समय बाद पूर्ण होती हैं। जबकि अगर इनमें देखा जाए तो ये अभिकारकों को मिलाते ही पूर्ण हो जाती हैं। इसमें आप लोग लिख सकते हैं तीव्र अभिक्रियाएं में कि ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाते ही पूर्ण हो जाती हैं। तो ये तो मैंने आपको अंतर के रूप में समझा दिया, लेकिन अगर बाई चांस से एक ही आ जाए, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मंद अभिक्रियाओं को बताइए,
तो वे अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी गति से होती हैं, अर्थात इनके पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं अणुओं के मध्य होती हैं और ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने के कुछ समय बाद तक पूर्ण होती हैं। इन अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। तीव्र अभिक्रियाओं में भी आप इसी प्रकार से परिभाषा लिख सकते हो कि मैं तीव्र की बोलता हुआ चलूंगा, ये अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र गति से होती हैं, इनके पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, इन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। तीव्र अभिक्रियाएं आयनों के मध्य होती हैं तथा ये अभिकारकों को मिलाते ही पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। सामान्यतः जो नेचर में, प्रकृति में अभिक्रियाएं पाई जाती हैं वो मंद अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कागज का जलना, अगर इनके उदाहरण पूछा जाए तो कागज का जलना, दूध से दही का बनना, एक छोटे से बीज से बहुत बड़े पेड़ का बन जाना, ये सब अभिक्रियाएं बहुत ही मंद गति से होती हैं। लेकिन तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाएं, जैसे कि अगर हम बिजली के बल्ब को देखें तो हम स्विच ऑन करते बिजली का बल्ब जलने लगता है, लेकिन इसमें जलने में फर्क है। कागज का जलना राख में परिवर्तित हो जाना और बल्ब का जलना उसका चमक उठना होता है, स्पेशली वो चमकने लगता है, तो वो बिजली का बल्ब का चमकना एक तीव्र अभिक्रिया है। पटाखे में विस्फोट हो जाना वो भी एक तीव्र अभिक्रिया है। इसी प्रकार से आयनों के बीच होने वाली अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि BaCl2 और H2SO4 बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया, जिसमें BaSO4 बनेगा और आपका HCl बन जाता है। ये आयनों के Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव आयनों के बीच होने वाली अभिक्रिया है, इसलिए ये अभिक्रिया एक तीव्र प्रकार की अभिक्रिया होती है। मैं हर वीडियो में लगभग आपको कह रहा हूं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, आप उसके नोट्स भी अवश्य बनाएं, जरूर बना लें, ताकि अगर आप वीडियो से ऑफलाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप अपने नोट्स के द्वारा अलग से पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप फिर से हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो इन वीडियो का फायदा आपको तब और ज्यादा हो जाएगा जब आप अपने नोट्स बनाएंगे। और मैं दावे के साथ आपसे ये कह सकता हूं कि अगर आप हमारी वीडियो से पर्टिकुलर रेगुलर पढ़ते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इन अभिक्रियाओं के शेष भाग हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।